नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी। 1857 का विद्रोह। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं हाँ। और हम कोशिश करेंगे कि इनकी मदद से समझें कि ये जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, हाँ, इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे कारण क्या थे। बिल्कुल। अक्सर लोग 1857 का नाम सुनते ही सोचते हैं, वो चर्बी वाले कारतूस। हाँ, वही सबसे पहले याद आता हाँ। है ना? पर वो तो आप कह सकते हैं बस एक चिंगारी थी। असल बारूद तो मतलब सालों से जमा हो रहा था। अच्छा। हाँ, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, फिर समाज और धर्म के मामलों में भी। और हाँ, सेना के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा था। तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग तरह की नाराजगी, ये गुस्सा कैसे मिलकर इतना बड़ा रूप ले लिया इसने। जी, शुरुआत कहाँ से करें? शायद राजनीतिक माहौल से? हाँ, मेरे ख्याल से वो सही रहेगा। एक नाम जो तुरंत दिमाग में आता है वो है लॉर्ड डलहौजी और उनकी वो व्यवगत का सिद्धांत वाली नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या थी असल में? और इसका इतना खौफ क्यों था? देखिए, कहने को तो नीति सीधी थी। अगर किसी रियासत के राजा का अपना कोई बेटा मतलब पुरुष वारिस नहीं है तो वो रियासत सीधे ब्रिटिश राज में मिला ली जाएगी। गोद लिए हुए बेटे को वो वारिस नहीं मानते थे। ओहो। इसी के चक्कर में सतारा, झांसी, नागपुर कई बड़ी रियासतें चली गई। पर बात सिर्फ जमीन जाने की नहीं थी। अच्छा, और क्या था? इससे ना भारतीय राजाओं में एक गहरा डर बैठ गया, एक अविश्वास पैदा हो गया। उन्हें लगा कि अंग्रेज तो बस बहाना ढूंढ रहे हैं, कभी भी उनकी रियासत हड़प सकते हैं। ये सीधे सीधे उनके मान सम्मान पे चोट थी। और फिर अवध का मामला, वो तो इससे भी अलग था शायद, क्योंकि वहां तो नवाब के वारिस थे। फिर भी 1856 में उसे मिला लिया गया, ये कहकर कि वहां शासन ठीक से नहीं चल रहा, कुप्रशासन है। हाँ, अवध का विलय, वो एक बहुत बहुत बड़ा कदम था अंग्रेजों का और उसका असर बहुत गहरा हुआ। क्यों? खासकर इसलिए भी शायद कि सेना में बहुत सारे सिपाही अवध से थे। बिल्कुल सही। अवध को तो बंगाल आर्मी की नर्सरी कहते थे। जब अवध को मिलाया गया तो ना सिर्फ नवाब वाजिद अली शाह को हटाया गया, बल्कि हजारों तालुकदार, जमींदार, उनकी जमीनें गई, उनका रुतबा गया। अच्छा। और जैसा आपने कहा, इसका सीधा असर उन सिपाहियों के परिवारों पर पड़ा जो फौज में थे। उनके गांव की इज्जत, उनके घर की कमाई, सब पर सवाल खड़ा हो गया। ये उनके लिए सिर्फ राजनीतिक बात नहीं रही, ये एक तरह से निजी हमला बन गया। और ये सिर्फ रियासतों के राजाओं या तालुकदारों तक ही सीमित नहीं था। मैंने सुना है मुगल बादशाह के साथ भी उनका बर्ताव कुछ बदल रहा था। हाँ बिल्कुल। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भले ही नाम के शासक रह गए थे, पर वो एक प्रतीक थे। पूरे भारत में एक सम्मान था उनका। जी। अंग्रेजों ने पहले तो उनके अधिकार कम किए, फिर ये भी तय कर लिया कि बहादुर शाह के बाद बादशाहत का खिताब ही खत्म कर दिया जाएगा और शाही परिवार को लाल किला छोड़कर दिल्ली में कहीं और कुतुब मीनार के पास बसना पड़ेगा। लाल किला छोड़कर? हाँ, ये तो मुगल शान के लिए और भारतीय मुसलमानों की भावनाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा अपमान था। तो मतलब जो शासक वर्ग था वो पूरी तरह से हिल गया था, पर उनके नीचे का जो वर्ग था मतलब जमींदार, तालुकदार, उनका क्या हाल था? उन पर भी मुश्किल आ गई थी। एक इनाम कमीशन बनाया गया था। इनाम कमीशन, वो क्या था? उसका काम था पुरानी जागीरों और जमीनों की मिल्कियत की जांच करना। कई जमींदार ऐसे थे जिनके पास पीढ़ियों पुरानी जमीनें थीं, पर शायद कागजात पूरे नहीं थे। अच्छा। तो बस जरा सी कमी पर उनकी जमीनें जब्त कर ली गईं। हजारों लोगों की जमीनें गईं। इससे जो पारंपरिक अमीर वर्ग था वो न सिर्फ पैसे से कमजोर हुआ, बल्कि समाज में उनका मान सम्मान भी घटा। और नौकरियों का क्या? क्या भारतीयों को बड़े पदों पर रखा जाता था? बिल्कुल नहीं। सिविल सेवा हो या सेना, ऊंचे पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए थे। भारतीय चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, उन्हें ऊपर बढ़ने का मौका ही नहीं था। ये उन पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत बड़ी निराशा की बात थी जो काबिलियत रखते थे। तो अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें, ऊपर से नीचे तक, राजाओं से लेकर जमींदारों तक और फिर पढ़े लिखे लोगों तक, हर किसी को ये महसूस हो रहा था कि अंग्रेजों के राज में न उनका सम्मान सुरक्षित है, न भविष्य। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये ऐसा लग रहा था जैसे पूरे भारतीय सिस्टम पर, उसके सम्मान पर एक सोचा समझा हमला हो रहा है। ये राजनीतिक असंतोष तो साफ दिख रहा है, लेकिन गुस्सा सिर्फ महलों और हवेलियों में तो नहीं रहा होगा। आम आदमी का क्या? उसकी रोज की जिंदगी, उसकी रोजी रोटी, उस पर क्या असर पड़ रहा था? यहाँ आर्थिक कारणों की क्या भूमिका थी? आर्थिक कारण तो शायद सबसे ज्यादा असर डालने वाले थे। हर किसी पर असर पड़ा। एक शब्द इस्तेमाल होता है, धन का निष्कासन।
ड्रेन ऑफ वेल्थ। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसका मतलब क्या था आम भाषा में? इसका सीधा सा मतलब ये था कि भारत में जो भी पैसा पैदा हो रहा था, जो भी संसाधन थे, वो किसी न किसी तरह खींचकर ब्रिटेन भेजे जा रहे थे। अच्छा, कैसे? तनख्वाहों के रूप में, मुनाफे के रूप में, कर्ज के ब्याज के रूप में, कई तरीके थे। भारत में जो कमाया जा रहा था वो भारत में वापस लग नहीं रहा था, वो जा रहा था ब्रिटेन। इससे भारत अंदर से धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। और किसानों का क्या हाल था जमीन पर? हम ये अलग अलग लगान व्यवस्थाओं के नाम सुनते हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। इनसे किसानों को क्या फर्क पड़ता था? नाम चाहे अलग हों, पर ज्यादातर का नतीजा एक ही था। किसानों पर लगान का बोझ बहुत ज्यादा था। अंग्रेजों को बस एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना, चाहे फसल हो या ना हो। हाँ, फसल अच्छी हो, खराब हो, सूखा पड़े, बाढ़ आए, उन्हें कोई मतलब नहीं था, लगान देना ही पड़ता था। और अगर किसान नहीं दे पाता था तो जमीन चली जाती होगी। बिल्कुल, जमीन छीन ली जाती थी, वो जमीन जिस पर वो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। सोचिए, इससे गांव में कितनी गरीबी, कितना कर्जा, कितनी भुखमरी फैली होगी। और जैसा हमने पहले कहा, इनाम कमीशन ने तो जमींदारों की जमीनें भी छीनी थी, तो वो भी नाराज थे। और खेती के अलावा जो छोटे उद्योग थे भारत के, कपड़ा बनाने वाले, दूसरे कारीगर, उनका क्या हुआ? उनका तो बहुत बुरा हाल हुआ। ब्रिटेन में उस वक्त औद्योगिक क्रांति चल रही थी। हाँ, मशीनें आ गई थी। जी, मशीनों से सस्ता कपड़ा, सस्ता सामान बन रहा था। वो सारा सामान लाकर भारत के बाजारों में भर दिया गया। नतीजा, भारत के कारीगरों का काम ठप हो गया। बिल्कुल, भारत के बुनकर, जो दुनिया भर में मशहूर थे अपने कपड़े के लिए, वो बेकार हो गए। दूसरे हाथ के कारीगर, दस्तकार, सब बर्बाद हो गए। बेरोजगारी फैल गई। भारत जो कभी अपने माल के लिए जाना जाता था, अब बस ब्रिटेन का ग्राहक बनकर रह गया। ये तो जैसे भारत के पारंपरिक उद्योगों की कमर ही तोड़ दी गई। और क्या किसानों को अपनी मर्जी की फसल उगाने की भी आजादी नहीं थी? मैंने नील की खेती के बारे में सुना है। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। कई जगहों पर किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो खाने की फसलें जैसे गेहूं चावल छोड़कर नकदी फसलें उगाएं, जैसे नील या अफीम। क्यों? क्योंकि इन चीजों की जरूरत अंग्रेज व्यापारियों को थी, अपने व्यापार के लिए, अपने मुनाफे के लिए। इससे दोहरी मार पड़ती थी। एक तो किसान को पैसा मिलता नहीं था ज्यादा और बाजार पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा, खाने के अनाज की पैदावार कम हो गई। तो अकाल का खतरा बढ़ गया होगा। हाँ बिल्कुल, अकाल और भी भयानक हो जाते थे क्योंकि अनाज ही नहीं होता था। तो ये जो तस्वीर बन रही है, किसान कर्ज में है, कारीगर बेरोजगार है, जमींदार की जमीन जा रही है, देश का पैसा बाहर जा रहा है, ये तो समाज के लगभग हर हिस्से को छू रहा था। निश्चित रूप से ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था जो भारत की अपनी अर्थव्यवस्था को खत्म करके उसे पूरी तरह ब्रिटेन पर निर्भर बना रहा था। और ये जो आर्थिक तबाही थी, ये लोगों के मन में जो दूसरी चिंताएं थी, सामाजिक और धार्मिक, उनसे जाकर जुड़ गई। हाँ, ये सामाजिक और धार्मिक पहलू भी बहुत जरूरी हैं। अंग्रेजों का रवैया कैसा था भारतीयों के प्रति, आम बर्ताव में? अक्सर बहुत खराब। उनमें एक नस्लीय भेदभाव की भावना थी। वो खुद को गोरी नस्ल का श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को मतलब नीची नजर से देखते थे। अच्छा? क्लबों में, ट्रेनों में, सड़कों पर अक्सर भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव होता था, अपमान होता था। ये रोज की जिंदगी में महसूस होने वाली चुभन थी। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ सुधार भी तो किए थे, जैसे सती प्रथा को रोका, विधवा औरतों को दोबारा शादी करने का कानून बनाया। इनको लोगों ने कैसे लिया? हाँ, ये एक पेचीदा सवाल है। देखिए, इरादे शायद अच्छे हों, पर इनका असर मिला जुला रहा। समाज में कुछ लोग थे जो इन सुधारों को पसंद करते थे। हाँ, जो प्रगतिशील सोच के थे। जी, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था जो रूढ़िवादी था। उन्हें लगा कि ये गोरे लोग बाहर से आकर उनके सदियों पुराने रीति रिवाज, उनके धर्म, उसमें दखल दे रहे हैं। उन्हें ये पसंद नहीं आया। और फिर वो 1850 का एक कानून भी था शायद, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। हाँ, वो भी एक बड़ा कारण बना शक का। उस कानून के तहत अगर कोई हिंदू या मुसलमान धर्म बदलकर ईसाई बन जाता है तो भी उसे अपने बाप दादा की जायदाद में हिस्सा मिलेगा। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था? नहीं, पहले धर्म बदलने पर जायदाद से हक चला जाता था। तो लोगों को लगा कि ये कानून तो धर्म बदलवाने को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। मतलब ये डर बैठ गया कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। क्या ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी बढ़ रही थी? हाँ, काफी बढ़ गई थी। वो स्कूलों में, अस्पतालों में, यहाँ तक कि जेलों में भी अपना प्रचार करते थे। इससे आम लोगों में, खासकर हिंदुओं और मुसलमानों में ये डर और पक्का हो गया कि अंग्रेजों का असली इरादा उनका धर्म छीनना है। ये धर्म भ्रष्ट होने का डर बहुत बहुत गहरा था। इसके अलावा ये भी कहते हैं
कि अंग्रेज शासक भारतीय समाज से बिल्कुल कटे हुए रहते थे, घुलते मिलते नहीं थे। बिल्कुल, वो अपनी अलग दुनिया में रहते थे। भारतीयों की भाषा, उनके रहन-सहन, उनकी संस्कृति, इन सबको वो कमतर समझते थे। इससे हमेशा एक हम और वो वाली दीवार खड़ी रही। एक बाहरी राज का एहसास हमेशा बना रहा। और जो पुराने धार्मिक नेता थे, पंडित, मौलवी, उनका क्या? उनका असर भी कम हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि समाज में उनकी पूछ घट रही है। और जैसा हमने पहले देखा, जमीनें छिनने से, रियासतें जाने से जो पुराना सामाजिक ढांचा था, वो भी टूट रहा था। तो समाज में एक तरह की बेचैनी, एक अस्थिरता सी आ गई थी। तो ये सिर्फ कानूनों की बात नहीं थी, लोगों को सच में लगने लगा था कि उनकी पहचान, उनका धर्म, जीने का तरीका, सब कुछ दांव पर लगा है। ये डर कितना गहरा रहा होगा? बहुत गहरा। और ये सारा गुस्सा, ये सारी बेचैनी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सब धीरे धीरे सेना के अंदर भी जमा हो रही थी। और सेना ही आखिरकार इस विद्रोह का केंद्र बनी। सेना, जो भारत में ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा सहारा मानी जाती थी, उसके अंदर ऐसा क्या पक रहा था? जाहिर है सबसे पहले तो वही बात आती है, चर्बी वाले कारतूस। हाँ, वो एनफील्ड राइफल और उसके नए कारतूस, ये बिल्कुल तात्कालिक कारण बने। अफवाह ये उड़ी कि कारतूस के ऊपर जो चिकनाई लगी है, हाँ, वो गाय और सुअर की चर्बी है। और राइफल लोड करने से पहले उस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। ओहो। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। तो दोनों ही धर्मों के सिपाहियों को लगा कि ये जानबूझकर उनका धर्म खराब करने की साजिश है। ये तो बहुत बड़ी बात थी। जो सालों से गुस्सा दबा था, उसे भड़का दिया। उनका सब्र का बांध टूट गया। लेकिन क्या ये सिर्फ कारतूस की ही बात थी या फौजियों में पहले से भी कुछ शिकायतें थीं? नहीं, शिकायतें तो बहुत पुरानी थीं। पहली बात तो तनख्वाह की। भारतीय सिपाही को उसी रैंक के अंग्रेज सिपाही से बहुत कम पैसे मिलते थे। अच्छा, कितना फर्क था? काफी फर्क था। फिर जब अंग्रेजों ने पंजाब या सिंध जैसे नए इलाके जीते, हाँ। और वहां सिपाहियों को लड़ने भेजा, तो उनका भत्ता बंद कर दिया। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता था घर से दूर जाकर सेवा करने का, वो देना बंद कर दिया। सिपाहियों को लगा कि काम हमसे ज्यादा लो और पैसा कम दो, ये तो नाइंसाफी है। और एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम का भी नाम आता है, 1856 का। वो क्या था? उससे क्या परेशानी थी? हाँ, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में आया। इसके हिसाब से अब जो भी नए सिपाही भर्ती होंगे जी, उन्हें जरूरत पड़ने पर भारत से बाहर, मतलब समुद्र पार भी लड़ने जाना पड़ सकता है। अब उस जमाने में खासकर ऊंची जाति के हिंदुओं में ये माना जाता था कि समुद्र पार करने से, काला पानी जाने से धर्म चला जाता है। अच्छा, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। हाँ, तो उन्हें डर लगा कि विदेश भेजकर हमारा जात धर्म सब खत्म कर देंगे। ये कानून भी उनके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात बन गया। और जो अंग्रेज अफसर थे, उनका रवैया कैसा था अपने भारतीय सिपाहियों के लिए? क्या उसमें भी कुछ बदलाव आ रहा था? हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। कहते हैं कि पहले के जमाने में कुछ अंग्रेज अफसर अपने सिपाहियों से थोड़ा, मतलब पिता जैसा रिश्ता रखते थे। उनकी भाषा, उनके रिवाजों को ख्याल रखते थे। अच्छा। पर धीरे धीरे जो नई पीढ़ी के अफसर आए, वो ज्यादा घमंडी थे, ज्यादा रूखे थे। वो सिपाहियों की भावनाओं को समझते नहीं थे, उनसे दूरी बनाकर रखते थे। गाली गलौज, मारपीट, ये सब भी होता था। और कुछ अफसर धर्म प्रचार भी करते थे। हाँ, कुछ थे जो बैरकों में ईसाई धर्म का प्रचार करने लगते थे। ये सब बातें सिपाहियों को बहुत चुभती थी, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। और सेना के अंदर भी कोई बदलाव हो रहे थे, जैसे भर्ती वगैरह में। अंग्रेजों ने सेना में सिखों और गोरखाओं की भर्ती ज्यादा करनी शुरू कर दी थी। बंगाल आर्मी में ज्यादातर सिपाही अवध और बिहार के ऊंची जाति के हिंदू थे। हाँ। उन्हें लगा कि अब अंग्रेज हम पर भरोसा नहीं करते, हमारी जगह दूसरों को ला रहे हैं। इससे उनमें एक असुरक्षा, एक अविश्वास की भावना भी आई। तो सेना के अंदर भी वही सब मुद्दे दिख रहे हैं। पैसे का भेदभाव, धर्म का अपमान, समाज का बदलता ताना बाना और सम्मान की कमी। ये तो सच में एक विस्फोटक हालात बन गए थे। बिल्कुल। सेना तो जैसे एक छोटा भारत ही थी। जो गुस्सा पूरे समाज में था, वो सेना के अंदर और भी ज्यादा तेजी से महसूस हो रहा था, और शायद ज्यादा संगठित रूप से भी। इन सभी ठोस वजहों के अलावा विद्रोह से ठीक पहले माहौल में कुछ अजीब सी अफवाहें, कुछ संकेत, ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं। उनका क्या रोल था? हाँ, अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया, माहौल को और ज्यादा तनाव वाला बना दिया। जैसे? एक तो वो चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह थी ही, वो तो सबसे बड़ा कारण बनी तुरंत भड़कने का। उसके साथ ही एक और बहुत खतरनाक अफवाह फैली। क्या? कि अंग्रेज बाजार में जो आटा बिकता है, उसमें गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा रहे हैं। क्या? आटे में? हाँ, ताकि चुपके से सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए।
अब सोचिए, ये सुनकर आम लोगों में, सिपाहियों में कितनी दहशत फैली होगी, कितना गुस्सा आया होगा। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। और वो एक चपाती आंदोलन का भी जिक्र आता है कि गांव में रात को रोटियां बांटी जा रही थीं। वो क्या था? हाँ, ये 1857 के शुरू की बात है। उत्तर भारत के कई 100 गांवों में ये अजीब सी चीज हुई। एक गांव का चौकीदार रात को पास के गांव जाता था, वहां के चौकीदार को कुछ चपातियां देता था। रोटियां? हाँ, रोटियां। और कहता था कि तुम भी इतनी ही रोटियां बनाकर अगले गांव पहुंचा देना। ये सिलसिला मीलों तक चला। इसका मतलब क्या था? ये आज तक ठीक से कोई नहीं जानता, रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं ये विद्रोह का कोई गुप्त संदेश था, कुछ कहते हैं कि ये किसी आने वाली मुसीबत का इशारा था। पर अंग्रेज अफसर इससे बहुत डर गए थे। उन्हें लगा कोई बड़ी साजिश चल रही है। और एक भविष्यवाणी की भी बात करते हैं लोग। हाँ, एक पुरानी बात या भविष्यवाणी भी उस वक्त जोरों पर थी कि प्लासी की लड़ाई को 100 साल हो गए हैं। 1757 में हुई थी प्लासी की लड़ाई, जिसने भारत में अंग्रेजी राज की नींव रखी। जी। तो ये कहा जा रहा था कि उसके ठीक 100 साल बाद, यानी 1857 में, कंपनी का राज खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातों ने भी लोगों के मन में एक उम्मीद जगाई कि शायद अब बदलाव का समय आ गया है। तो ये अफवाहें, ये संकेत, चाहे इनमें सच्चाई हो या न हो, ये लोगों के मन में जो डर और गुस्सा पहले से था, उसे और हवा दे रहे थे। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि अंग्रेजी राज पर से लोगों का भरोसा कितना उठ चुका था, कितना गहरा शक और डर बैठ गया था। ये अफवाहें उसी चिंगारी की तरह थी जिसने उस बारूद में आग लगा दी जो सालों से जमा हो रहा था। तो अब ये तस्वीर काफी हद तक साफ हो रही है। 1857 का विद्रोह वो सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों का रिएक्शन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सालों से जमा हो रहा गुस्सा था। राजनीतिक वजह थी, आर्थिक शोषण था, समाज और धर्म पर हमले का डर था, और फिर फौजियों की अपनी शिकायतें थी। इन सब का मिला जुला नतीजा था ये। हाँ, निष्कर्ष यही है कि बहुत सारे अलग अलग कारक थे। रियासतों को हड़पना, भारी टैक्स और जमीनें छीनना, भारत के उद्योगों को बर्बाद करना, लोगों के धर्म में दखल का डर, सेना के अंदर का भेदभाव और अपमान, और फिर आखिर में ये अफवाहें। इन सब ने मिलकर गुस्से की ऐसी लहर पैदा की जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, कैसे इतने अलग अलग तरह के लोग, किसान, सिपाही, जमींदार, कारीगर, पुराने राजे रजवाड़े, जिनके हित शायद रोज की जिंदगी में आपस में टकराते भी हों, जी, वो सब एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ कैसे एकजुट हो गए। ये उस वक्त की जो एक सामूहिक चेतना बन रही थी, उसके बारे में क्या बताता है? खासकर तब जब आज की तरह फटाफट खबरें फैलाने के साधन भी नहीं थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये दिखाता है कि जब शोषण और अपमान एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो अलग अलग तरह के लोग भी एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो सकते हैं। इस पर गौर करने के लिए बहुत कुछ है।